हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी माई वे। माय नेम इज़ मोहित। तो दोस्तों, आज हमने साउंड चैप्टर की सेकंड क्लास को करना है और आज कोशिश करेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने की भी। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बेसिकली साउंड की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उससे पहले हमने साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा था। जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी मैंने साउंड के बारे में बताई थी जो आपको, वो थी कि साउंड इज़ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। तो मीन्स टू से साउंड को ट्रैवल करने के लिए बेसिकली कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हमने कुछ ये करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि कौन से करेक्टरिस्टिक की वजह से पिच बढ़ती है या लाउडनेस डिपेंड करती है। तो ये सारे आप लोग को पिछली क्लास में मैंने सारा डिटेल में कराया था। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली दोस्तों सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स के बारे में पढ़ना है। साउंड को बेसिकली हम तीन वेव्स में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, एक होती है इंफ्रासोनिक, एक होती है ऑडिबल और तीसरी होती है आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो आपके अल्ट्रासोनिक से ही पूछता है वो ज़्यादातर, जो मैंने देखा है। ठीक है, बाकी आपको तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी तो पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ऑडिबल वेव्स की। ऑडिबल वेव्स वो होती हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, मतलब जो भी साउंड्स हमें बेसिकली सुनाई देती हैं उसे हम कहते हैं ऑडिबल वेव्स। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 20 से लेके 20,000 हर्ट्स के बीच में होती है। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव्स जो होती हैं जो हमें सुनाई नहीं देती हैं। ठीक है, हमें ना ही इंफ्रासोनिक सुनाई देती हैं ना ही हमें अल्ट्रासोनिक सुनाई देती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी फ्रिक्वेंसी रेंज है बेसिकली वो 20 से लेके 20,000 के बीच में है। इंफ्रा की जो फ्रिक्वेंसी है वो 20 हर्ट्स से कम है। ठीक है, अल्ट्रा की जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये बात का भी आपने ख्याल रखना है, आपको इनकी फ्रिक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए। कई बार एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज़न में डालने के लिए ऑप्शंस में किलो हर्ट्स दे देता है। ठीक है, तो याद रखना 1 किलो हर्ट्स में 1000 हर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये तीन तीन जीरो कम हो जाएंगी, तो आपने कन्फ्यूजन में नहीं आना है। ठीक है, ऑडिबल वेव्स की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो म्यूज़िकल साउंड होगी। ठीक है, जितनी भी नॉइस जो है जो ह्यूमन बींग्स को सुनाई देती है वो सारी की सारी ऑडिबल वेव्स की ही एग्जांपल है। अब बात करते हैं इंफ्रा के एग्जांपल्स की। ठीक है, इंफ्रा के एग्जांपल्स है एलिफेंट्स की। एलिफेंट जो जो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिकली इंफ्रा ही होती हैं। और वेल्स, ठीक है, जो वेल मछली अपने शिकार जब करती है वो भी इंफ्रासोनिक वेव्स की मदद से ही करती है। ठीक है, फिर अर्थक्वेक वेव्स, ओशियन वेव्स और राइनोसोर्स। ठीक है, राइनोसोर्स भी जो होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं बेसिकली वो इंफ्रासोनिक वेव्स की मदद से ही करते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक की। याद रखना इसकी परफेक्ट एग्जांपल है एक बैट। एक और बात याद रखना, बैट एक मैमल है, ना ही ये बर्ड है और ना ही ये एनिमल है। इट इज़ ए मैमल। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स हैं ऐसे बैट भी मैमल्स है। और बात याद रखना कि बैट इज़ ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। ठीक है, बैट ही एक ऐसा मैमल है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस भी करता है और डिटेक्ट भी कर सकता है। बाकी के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो इसे बेसिकली सिर्फ डिटेक्ट ही करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस नहीं कोई मतलब कर पाता है इसको। ठीक है, जैसे डॉग्स, कैट्स, डॉल्फिन होगी। ठीक है, ये बेसिकली जितनी भी वेव्स है, ये बेसिकली जितने भी बाकी के आपके जो एनिमल्स हैं वो बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव्स को बेसिकली डिटेक्ट ही कर सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जो प्रोड्यूस करेगा वो सिर्फ बैट ही है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल याद रखना, रैट्स भी। रैट्स जो होते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से ही करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, एक तो वो आपसे फ्रिक्वेंसी पूछ लेता है भी कई बार, और कई बार वो आपसे एग्जांपल्स में मैंने देखा बैट का एग्जांपल ही मोस्टली आता है पेपर में। ठीक है, तो याद रखना बैट अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से फ्लाई कर पाती है। ठीक है, याद रखना ये बात। ठीक है, बैट की बेसिकली आंखें नहीं होती हैं, वो बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव से ही फ्लाई करता है। ठीक है,
ठीक है, वो बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव से उसके सिर के ऊपर एक ट्रांसमीटर लगा होता है और रिसीवर होता है, ये उसको नेचर ने गिफ्ट दिया है। तो ट्रांसमीटर ने क्या करना है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ना है, फिर वो कोई ना कोई जो पास वाला ऑब्स्टेकल होगा उससे टकरा के वो वापस आ जाएगी वेव्स और उसके रिसीवर में आ जाएगी, फिर उसे पता चल जाएगा बेसिकली कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर है। इसीलिए जो बैट होगा आपने देखा होगा वो बहुत ही तेज तेज फ्लाई करता है। ठीक है जी। अब हमने बेसिकली दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव्स के कुछ यूजेस देखने हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। पहला यूज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सोनार। सोनार की सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखना, सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, सोनार होता क्या है बेसिकली मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर हमने समुंदर की डेप्थ को नापना है तो बेसिकली हम सोनार टेक्निक का हेल्प लेते हैं। तो मान लो ये शिप है, इसके नीचे ये लगा होता है ट्रांसमीटर, ये लगा होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर ने क्या करना है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ना है, वो जाएंगी सी बेड से टकराएंगी और रिसीवर में आ जाएंगी। टाइम लैप्स हमें पता, टाइम लैप्स हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इसकी मदद से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें स्पीड तो पता ही होगी अल्ट्रासोनिक वेव्स की। ठीक है, टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे, जब दोनों मैंने पुट कर दिए तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस यहाँ पर 2d आएगा। ठीक है, बेसिकली क्यों, क्योंकि ये d हो गया, फिर ये टकरा के वापस भी तो गया है। ठीक है, ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स में इसके बारे में डिटेल में कराऊंगा। फिलहाल के लिए आपने यही याद रखना है कि अगर डेप्थ ऑफ सी को नापना है तो हम सोनार की हेल्प ही लेते हैं। ठीक है, सोनार बेसिकली अल्ट्रासाउंड के वेव्स की आगे यूज़ करेगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं बैट्स की। बैट्स की मैंने आपको बताई दी थी। ठीक है, कि बैट्स की जो मूवमेंट होती हैं वो भी बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव्स के साथ ही होती हैं। तीसरा इसका यूज़ क्या है, फॉर क्लीनिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक पार्ट्स ऑफ वॉचेस। ठीक है, उसमें भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर इमेजिंग ह्यूमन ऑर्गन्स। ठीक है, बेसिकली अगर आपने किसी हार्ट, किडनी, लिवर की डिटेक्शन करनी है तो बेसिकली हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और बात याद रखना, हार्ट के लिए जो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसका जो बेसिकली नाम है उसे कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी। सीधी सी बात ये रखना याद, जहाँ पर भी कार्डियो वर्ड लग जाए इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके, लिवर, किडनी हो गया, उसकी जो टेक्निक होती है उसे कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है जी। तो याद रखना, जब भी हमने किसी ऑर्गन्स की स्कैनिंग करवानी है तो बेसिकली हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही प्रयोग करते हैं। फिर पांचवा, फॉर डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स इन मेटल्स। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा किसी बिल्डिंग्स में या जहाँ जहाँ पर मेटल का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मेटल वगैरह इस्तेमाल होता है, तो डिफेक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर भी फॉल्ट या डिफेक्ट वगैरह होगा ये वहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक है, फिर हमने रिसीवर से हमें पता लग जाएगा कि इतनी दूरी पे हमारा फॉल्ट है। पांचवा यूज़ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्जरी में हम लोग बेसिकली इसका किडनी में इस्तेमाल करते हैं टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स। ठीक है, जब किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जब उनको हमने ख़त्म करना होता है या तोड़ना होता है तो बेसिकली हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही प्रयोग करते हैं। क्यों वैसे करते हैं, क्योंकि इसकी बेसिकली हमें पता है फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी है वो बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव्स की ही है। एक और क्वेश्चन याद रखना, जो किडनी स्टोन होता है बेसिकली वो कौन से मटेरियल का बनता है, याद रखना कैल्शियम ऑक्जेलेट का। वैसे ये मैं आपको केमिस्ट्री में कराऊंगा, लेकिन ये याद रखना पेपर में पूछा जाता है, किडनी स्टोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, बाकी के यूज़ देखो भी, फॉर ड्रिलिंग होल्स और मेकिंग कट्स ऑफ डिज़ायर्ड शेप में भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स को अगर आपने साफ़ करना है, ठीक है, उनको क्लीन करना है तो यहाँ पर भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी जो फ्रिक्वेंसी है बेसिकली सबसे ज़्यादा होती है।
ठीक है, ये बात का भी आपने ख्याल रखना है। अब हम चलते हैं आगे। अल्ट्रासोनिक वेव्स के जो बेसिकली यूजेस हैं आपको इतने ही याद रखने हैं जी, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिए हैं। एक है सुनार, ठीक है, और एक आपने ये सर्जरी वाला भी याद रखना है, किडनी स्टोन। और किडनी स्टोन कौन से मटेरियल का बनता है ये भी याद रखना है। और ये दो टेक्निक्स भी याद रखनी है, इकोकार्डियोग्राफी एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। अब हम बात करते हैं कौन से फैक्टर्स स्पीड ऑफ साउंड को हवा में इफेक्ट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड ऑफ साउंड भी हवा में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी से उनकी मूवमेंट होगी, फिर स्पीड तो बढ़नी ही है। डेंसिटी और ह्यूमिडिटी के साथ मैं आपको बताऊंगा अभी क्या इसका रिलेशन है, वो हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड के साथ भी स्पीड ऑफ साउंड इफेक्ट होती है। कैसे? अगर तो आपकी डायरेक्शन ऑफ विंड इस तरफ है और आप बोल भी इस तरफ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ विंड के साथ भी आपकी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, लेकिन डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्टली रिलेशन इसका हो गया, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। डेंसिटी और ह्यूमिडिटी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। हाँ जी भी, सारे देखो, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ह्यूमिड एयर में ज़्यादा है कि ड्राई एयर में, ये आपको एग्जामिनर कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो याद रखना, स्पीड ऑफ साउंड इज़ मोर इन ह्यूमिड एयर देन इन ड्राई एयर। सीधी सी बात याद रखना, स्पीड ऑफ साउंड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है, ये किसका रिलेशन होता है? मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। तो हमें पता है बेसिकली, एक तरफ है मान लो आपकी ह्यूमिड एयर और दूसरी तरफ है ड्राई एयर। ह्यूमिड एयर का मतलब क्या है? बेसिकली उसमें वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, और वाटर का मेरे को पता मास कितना होता है, बेसिकली 18 ग्राम होता है। ड्राई एयर में ऑक्सीजन भी है, N2 भी है और बहुत कुछ है। अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात ही करूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर कितना होता है? 32। ठीक है, तो अगर इसके O2 का मैं मास नंबर की बात करूं वो आ जाएगा 32 ग्राम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। वैसे ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 रहेंगे तो 32 ग्राम। तो यहाँ से मेरे को ये देखने को मिला कि मास ऑफ ड्राई एयर इज़ मोर देन दैट ऑफ ह्यूमिड एयर, क्योंकि मेरे को पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा, मतलब डेंसिटी ड्राई एयर की क्या होगी? ज़्यादा। अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। समझ आई कि नहीं बात? ठीक है, तो ये बात का अपने ख्याल रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ मोर इन ह्यूमिड एयर देन इन ड्राई एयर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आपका रीज़न। अब हम बात करते हैं कौन से फैक्टर स्पीड ऑफ साउंड को हवा में नहीं इफेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रेशर, ठीक है, याद रखना स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, और एम्पलीट्यूड पे भी ये डिपेंड नहीं करता और फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड नहीं करती है हमारी बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, अब हमारे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, थोड़ा सा बड़ा भी होगा ये लेकिन आसानी से हो जाएगा, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ऑप्टिक्स जब हमने करी थी तो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या थी? लाइट का टकरा के वापस आना। ऐसे ही रिफ्लेक्शन साउंड में भी होती है, कि मतलब साउंड का टकरा के वापस आना। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? द रिटर्निंग बैक ऑफ द साउंड वेव ऑन स्ट्राइकिंग ऑन ए सरफेस सच एज वॉल, मेटल एटसेट्रा इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है जी, अब इसका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ठीक है, लाउड स्पीकर में। ठीक है, तो जैसे ही जो हम लाउड स्पीकर में बोलते हैं, लाउड स्पीकर का बेसिकली काम क्या है? जो हमारी साउंड है उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा के बाहर करना है। तो उसमें क्या होता है? बेसिकली मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं साउंड की। ठीक है, अंदर ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने की वजह से एकदम से साउंड बाहर आती है, इसीलिए उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ पर भी बेसिकली हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। दूसरा इसका यूज़ क्या है? देखो जी, इन स्टेथोस्कोप।
ठीक है। स्टेथोस्कोप्स क्या होता है, जो डॉक्टर ब्लड प्रेशर को नापने के लिए एक डिवाइस का प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, वहाँ पर भी हम बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही यूज़ करते हैं। डिज़ाइन ऑफ कंसर्ट हॉल में भी बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही प्रयोग करते हैं। बेसिकली बोला जाता है कि जहाँ पर कंसर्ट हॉल होती हैं उसकी जो वॉल्स हैं उसकी थिकनेस थोड़ी सी बड़ी रखो। ठीक है, क्यों? क्योंकि नहीं तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड होनी शुरू हो जाती है, जिसके बारे में पढ़ेंगे आगे हम कि इको क्या होती है, रिवेब्रेशन कहाँ होती है। इसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम कम करने के लिए शॉक अब्जॉर्बर्स लगा देते हैं वॉल्स में, ताकि जो आपकी साउंड है वो रिफ्लेक्ट ना हो सके, नहीं तो आपको क्लैरिटी के साथ नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, ये टॉपिक में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। एक है टॉपिक रेवर्बरेशन और एक है टॉपिक इको। इन दोनों में बेसिकली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन ये थोड़े से इनमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है आज हम वही देखेंगे। रिविब्रेशन क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने देखा भी होगा, जब आप किसी हॉल में या ऑडिटोरियम में कुछ बोलते हो तो बेसिकली जो आपकी आवाज़ है वो गूंजती है, बेसिकली जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली आपकी रिविब्रेशन हो रही है। रिविब्रेशन में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं। अगर मैं इको की बात करूं वहाँ पर बेसिकली सिंगल रिफ्लेक्शन ही होती है। ये एक इनका बेसिक डिफरेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली सिंगल साउंड जाएगी, वो टकरा के वापस आ जाएगी, लेकिन रिविब्रेशन में मल्टीपल साउंड्स ऐसे टकराती रहती हैं जो कि हमें जो आवाज़ हमारी क्लैरिटी के साथ नहीं सुनाई देती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, बेसिकली द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन ए क्लोज्ड एनक्लोजर ड्यू टू कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शंस एट द वॉल्स और द फ्लोर इवन आफ्टर द सोर्स है स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग साउंड। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिविब्रेशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, बेसिकली इसका जो टाइम लैप्स है वो 0.1 सेकेंड से कम होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इको की बात करूं, इसमें जो हमारा बेसिकली टाइम लैप्स है बेसिकली वो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होता है। ठीक है, हमारे कान को दो साउंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेसिकली मिनिमम जो टाइम चाहिए वो 0.1 सेकेंड का है। ठीक है, अगर इससे कम हो गया टाइम तो हम दो साउंड्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो ईजिली कर लेंगे। ठीक है जी। इको क्या है, भी इको के बारे में जैसे मैंने आपको बता ही दिया, इसमें सिंगल रिफ्लेक्शन होती है। दूसरी कंडीशन और याद रखना, बेसिकली इको में मिनिमम जो दूरी है वो डिस्टेंस 17.2 मीटर का होना चाहिए। अगर दूरी जो आपकी इससे कम होगी तो वो बेसिकली रिवेब्रेशन होगी फिर। ठीक है, जो आवाज़ आपको बार बार वो सुनाई देती रहेगी और उसकी लाउडनेस या एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता रहेगा। लेकिन इको में ऐसा नहीं होता है। एक तो इसमें दूरी भी मिनिमम इतनी होनी चाहिए। ठीक है जी। इससे बेसिकली दोस्तों न्यूमेरिकल पूछ रहा है, वो आपको पहले बता रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम में इससे न्यूमेरिकल आता है और स्टूडेंट छोड़ आते हैं। बेसिक सा न्यूमेरिकल होता है, जो बंदे ने समझा हुआ है वो इजीली कर लेगा। ठीक है, आज की क्लास में हम बेसिकली इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी बेसिकली करेंगे। अब चलते हैं जी, जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ लिया, अब हमने बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ना है कि कैसे साउंड को ऑब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, उसके बारे में करना है। हाँ जी, देखो जी, जब भी साउंड वेव्स मूव करती हैं थ्रू सक्सेसिव लेयर्स ऑफ एयर हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर, इट ट्रेवल्स फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। दिस कॉजेज बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था कि लाइट हमारी नॉर्मल की कुछ केसेस में उसकी तरफ बेंड हो रही थी और कुछ केसेस में उससे अवेयर बेंड हो रही थी। ऐसे साउंड में भी रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड होती। इसकी परफेक्ट एग्जांपल है रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। हर एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की दोस्तों एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। अब जैसे ही हमने कोई बाहर से एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स कर दी, एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, ठीक है, उस बॉडी पे, तो होता क्या है, जो फ्रिक्वेंसी के साथ हम कोई फोर्स लगा रहे हैं वो उसके बराबर हो जाती है। उसकी वजह से जो बॉडी है आपकी ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सिंपल भाषा में रेजोनेंस। इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जब भी सोल्जियर्स का जो ट्रूप होता है कोई सस्पेंशन ब्रिज को
ठीक है, वहाँ से पास होता है तो उनको बोला जाता है कि आप अपने स्टेप्स को तोड़ के जाओ, ठीक है, ब्रेक करके जाओ। अगर आप एक ही डायरेक्शन में अपने स्टेप्स को बेसिकली मारते रहोगे तो होगा क्या, जो फ्रिक्वेंसी है, जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से बराबर हो जाएगी, और जो आपका ब्रिज होगा वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो सस्पेंशन ब्रिज है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली रेजोनेंस, और इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। इसका पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं, ये तो इसका नेगेटिव हो गया। ठीक है जी, तो इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। बेसिकली जो ट्यूनिंग होती है रेडियो टेलीविज़न रिसीवर्स की, वो भी हम रेजोनेंस के बेस पे ही सेटिंग करते हैं उसकी। दूसरी एग्जांपल तो ये तो आपके सिंपल आपने देखी भी होगी, जो ये डाइवर जंप्स करते हैं, ठीक है, तो वो जो डाइविंग बोर्ड होता है वहाँ पर उसके एज पे जाके ना थोड़ा थोड़ा उससे पहले वाइब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो उनकी फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए। फिर क्या होगा, वो ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है, वाइब्रेट करेगा, इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड हो जाएगा, फिर वो ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, फिर वो अपनी जिमनास्टिज्म ज़्यादा देर तक दिखा पाएंगे। वो भी सारा रेजोनेंस के बेस पे ही है। और क्या है जी परफेक्ट एग्जांपल इसकी, द एम्पलीट्यूड ऑफ चाइल्ड स्विंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय गिविंग स्मॉल पुशेस। ठीक है, ये भी आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा होगा, जो ये पार्क्स में स्विंग लगी होती है, हम क्या करते हैं धीरे धीरे उसको एक्सटर्नली पुश लगाते हैं। क्यों, ताकि हमारी फ्रिक्वेंसी उस स्विंग की फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए, फिर वो ज़्यादा ऊपर तक जाएगी। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स है रेजोनेंस की। ठीक है, सिंपल सी भाषा में याद रखना है, जब हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दी तो जो बॉडी होती है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से होता क्या है, बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इसी को कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है जी, अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट से सिंपल सा क्वेश्चन ही आता है जी, बेसिकली जो मैंने देखा है वो आता है ये वाला कि स्पीड गन्स यूज्ड बाय द पुलिस टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स इज बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या कुछ और भी, ये सारी एग्जांपल्स दे देगा, कुछ लाइट की एग्जांपल्स दे देगा, कुछ और दे देगा। तो सीधी सी बात याद रखना, इट इज़ बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट। एसएससी के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आ रखा था, सीएपीएफ में भी आ रखा था, और सीडीएस में भी आ रखा है। तो याद रखना ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है क्या ये डॉपलर इफेक्ट, देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ apparent change in the frequency of the sound whenever there is a relative motion between the source and the observer is called as Doppler effect। ठीक है कुछ भी नहीं, जब भी कोई बॉडी, साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी ऑब्जर्वर के पास में आती रहेगी तो होगा क्या, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड है वो एकदम से बढ़ता रहेगा, इसी को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, ये मैंने इसकी डेफिनेशन आपको लिख दी है, इसके एग्जांपल से समझते ज़्यादा समझ आपको आएगा। आपने देखा होगा जब भी आप स्टेशन पे खड़े होते हो, जैसे जैसे जो ट्रेन है वो हमारे पास में आती रहती है, जो उसके हॉर्न की जो साउंड है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती रहती है। ये क्यों, डॉपलर इफेक्ट की वजह से। यही तो ये कह रहा है कि द अपरेंट चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, बेसिकली जो साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है आपकी पास आ रही है कि दूर जा रही है। अगर पास में आ रही है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, अगर दूर जा रही है तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। दूसरा इसका यूज़ क्या है जी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, कि इन फाइंडिंग वेदर ए स्टार इज अप्रोचिंग और मूविंग अवे फ्रॉम अस। ठीक है, इसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। है क्या ये, जब भी जो लाइट होती है स्टार से वो रेड एंड की स्पेक्ट्रम में जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टार है वो हमसे दूर जा रहा है। ठीक है, अगर जो लाइट स्टार से निकल रही है वो ब्लू स्पेक्ट्रम में जाए, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा स्टार है हमारी तरफ आ रहा है, इसी को हम कहते हैं रेड शिफ्ट। ये टॉपिक होता है कि रेड शिफ्ट। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना ही बेसिकली याद रखना है, इन फाइंडिंग द वेदर ए स्टार इज अप्रोचिंग और अवे फ्रॉम अस, तो हम कौन से इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं या कौन से फिनोमेना का इस्तेमाल करते हैं, वो डॉपलर इफेक्ट। ठीक है जी, तीसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड गन्स यूज्ड बाय द पुलिस टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स। ठीक है, इज बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, जो ट्रैफिक पुलिस स्पीडोमीटर यूज़ करती है वो भी बेसिकली डॉपलर इफेक्ट के ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मान लो ऐसे ये कार में बैठे होंगे, इनके पास ये स्पीड गन्स होती हैं। स्पीड गन्स क्या करेंगी, बेसिकली ये वेव्स छोड़ देंगी।
वेव्स उस कार से टकरा के वापस आ जाएंगी रिसीवर में, फिर इन्हें पता चल जाएगा कि जो वेव्स आई हैं वो हाइयर फ्रिक्वेंसी से आई हैं, और गाड़ी की आपको स्पीड पता लग जाएगी क्या ये ओवर स्पीड है कि नहीं। ये भी सारा फिनोमेना डॉपलर इफेक्ट के बेस पे ही चल रहा है। ठीक है जी। क्यों ऐसा? वैसे क्योंकि अगर तो गाड़ी आपकी पास में होगी तो जैसे मैंने आपको बताया है साउंड वेव्स जल्दी आ जाएंगी। साउंड वेव जब जल्दी आके उसकी फ्रिक्वेंसी जब ज़्यादा हो जाएगी तो उन्हें इजीली पता लग जाएगा कि बेसिकली कौन सी स्पीड के साथ ये गाड़ी जा रही है। ठीक है। अब ये लास्ट का छोटा सा टॉपिक है, इसे कहते हैं मैक नंबर। ये मैक नंबर इट इज जस्ट ए रेशियो। रेशियो है किसका किसका? ये ऑब्जेक्ट की स्पीड को जब हम स्पीड ऑफ साउंड के साथ कंपेयर करते हैं उसी को कहते हैं मैक नंबर। ठीक है, इसे हम कैपिटल एम के साथ डिनोट करते हैं। अगर तो मैक नंबर की वैल्यू एक से कम है उसे कहते हैं सबसोनिक, अगर एक के बराबर है उसे कहते हैं ट्रांसोनिक, अगर एक से ज़्यादा है उसे क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। ठीक है, अगर 5 से ज़्यादा है उसे हम कहते हैं हाइपरसोनिक। ठीक है, जैसे हाइपरसोनिक एग्जांपल होगी जैसे ये आपके फाइटर जेट्स वगैरह जो ट्रैवल करते हैं वो बेसिकली हाइपरसोनिक पे ही ट्रैवल करते हैं। सुपरसोनिक ही सिंपल एरोप्लेन हो गया आपका। ठीक है, तो ये भी आपने एग्जांपल्स याद रखनी है। अब हमारा दोस्तों लास्ट का टॉपिक जो बचा था वो था कुछ न्यूमेरिकल्स, मैंने जैसे आपको बोला था वो हमने करने हैं। तो आपने बेसिकली ये 3-4 न्यूमेरिकल्स ही कर जाना, कोई प्रैक्टिस करने की, कोई बुक फॉलो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही न्यूमेरिकल आते हैं बेसिक से ही, आपको आपका बेसिक मतलब क्लियर होना चाहिए तो फिर आप इजीली न्यूमेरिकल को कर लोगे। हाँ जी भी। तो न्यूमेरिकल को सबसे पहले दोस्तों हमने ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आपको समझ ना आए तो न्यूमेरिकल को तोड़ लिया करो छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे करके तोड़ लिया करो, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। न्यूमेरिकल देख के कभी भी आपने एग्ज़ाम में घबराना नहीं है। हाँ जी भी देखो, ए शिप sends out ultrasound that returns from a seabed and is detected after 3.42 सेकेंड। मतलब हमें टाइम दे रखा है, कितना है? 3.42 सेकेंड। इफ़ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड, जैसे मैंने आपको बोला था कि जब भी हमने डेप्थ ऑफ सी का पता करना है तो हम बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव का ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी इन्होंने स्पीड भी हमें दे दी है। स्पीड कितनी दे रखी है? 1531 मीटर पर सेकंड। और यूनिट्स को हमेशा आपस में बराबर करना। ठीक है, अगर ये हमारा टाइम आवर्स में होता तो इसको हमने किलोमीटर पर आवर में स्पीड हमारी होनी चाहिए। ठीक है, अब निकालना क्या है? व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। ठीक है जी, मान लो ये कोई हमारी शिप है और ये हो गया मेरा सी बेड और ये हो गया हमारा सारा वाटर। ठीक है, शिप ने क्या किया? अल्ट्रासाउंड एक तरफ से छोड़ दी, वो टकरा के वापस आ गई। तो हमें बेसिकली ये दूरी को कैलकुलेट करना है। तो लगाओ फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। सारा कुछ तो दे रखा है। स्पीड कितनी है? 1531। टाइम कितना दे रखा है? 3.42। तो कैलकुलेट कर लो। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है आपके पास? 5236 मीटर। तो दोस्तों स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं एग्ज़ाम में। ऑप्शन में याद रखना ये हमेशा होगा। तो मैंने जैसे आपको अभी बताया भी था, जो ये डिस्टेंस होती है वो 2 गुना होती है। ठीक है, जो ये डिस्टेंस है बेसिकली 2 गुना। क्यों? क्योंकि जो ये वेव गई है ये टकरा के वापस भी तो आई है, लेकिन उसने पूछा क्या बेसिकली कि शिप से लेके सी बेड तक की दूरी क्या है। तो याद रखना जो ये आपका डिस्टेंस आया है इसको हाफ भी करना है। स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं एग्ज़ाम में, इसे हाफ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको हाफ भी करना। तो आपका जो आंसर क्या है? 52 का हाफ किया 26, 0118, तो 2618 मीटर आपका आंसर आएगा। हाफ करना मत भूलना, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। बाकी सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है, कुछ नहीं किया है। ठीक है, अगर इसने किलोमीटर में पूछी होती तो याद रखना, घबराना नहीं है। सबसे पहले मीटर में निकाल लेना, फिर इसको डिवाइड कर देना 1000 के साथ, तो आपका किलोमीटर में आंसर क्या आ जाएगा? 2.618 किलोमीटर। सिंपल सा था न्यूमेरिकल। ठीक है, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अगर समझ है आपको, टॉपिक को आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है, समझ है आपको, तो इजीली कर लोगे। कुछ भी नहीं है, फ्री का नंबर है ये। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे।
देखो भी दूसरा न्यूमेरिकल, ए साउंड वेव हैज़ ए फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस 2 किलो हर्ट्स एंड वेवलेंथ भी उसकी दे रखी है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। देखो जी, फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है, 2 किलो हर्ट्स। तो सबसे पहले तो इसको हर्ट्स में हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 किलो हर्ट्स में 1000 हर्ट्स होते हैं, मतलब 2000 हर्ट्स आपकी होगी फ्रिक्वेंसी। वेवलेंथ को हम लैम्डा के साथ डिनोट करते हैं, वो कितनी दे रखी है, 35 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ डिवाइड कर दो, सॉरी, तो 0.35 मीटर आ गया। तो मैंने आपको ना एक फॉर्मूला बताया था पहली क्लास में, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, लगा दो यही। C क्या थी, जो स्पीड ऑफ साउंड वेव जो हमने निकालनी है। फ्रिक्वेंसी क्या दे रखी है, 2000। वेवलेंथ क्या दे रखी है, 0.35। ठीक है, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 700 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गई, बेसिकली स्पीड। निकालना हमने क्या है, लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होगा, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना आया बेसिकली हमारे पास, हमें दे ही रखा है 1.5 किलोमीटर। वो किलोमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। स्पीड हमने अभी निकाली है, वो क्या है, 700। ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कट जाएगी, ये जीरो जो है एक इसके साथ कट जाएगी, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 15/7। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, 2.1 सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, अगर आर्स में दे रखा हो तो घबराना नहीं है, बाद में चेंज कर लो, सारा आंसर निकाल लो एक बार, लास्ट में चेंज कर लो। ठीक है, तो बेसिकली जिस बंदे को ये फॉर्मूला पता था उसी ने ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। ये दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर ही हैं, एनसीईआरटी से जो आपके प्रीवियस ईयर आ रखे हैं मैंने वहीं से उठाए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल आपने याद रखना है। लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये आपका इको का कंसेप्ट भी क्लियर कर देगा थोड़ा सा। ए पर्सन clapped his hands near cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the person if the speed of sound v is taken as 346 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी भी देखो, v की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, स्पीड ऑफ साउंड 346 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। निकालना हमने क्या है, बेसिकली डिस्टेंस। ठीक है जी, फिर सीधी सी वही बात है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या दे रखी है, 346। टाइम क्या दे रखा है, 5। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 300 × 5 1500 हो जाएगा, 46 × 5 कर लो फिर। ठीक है, 46 × 5 हम आपका हो जाएगा 230। ठीक है, तो 1500 प्लस 230 आपका आ जाएगा 1730 मीटर। ये आपके पास आ गया डिस्टेंस। फिर वही गलती हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका दोस्तों टोटल आया है, मतलब मान लो अगर ये कोई आपका इंसान है और यहाँ पर आपका क्या है, कोई क्लिफ है, यहाँ हिल हो गया, तो ये इसने यहाँ पर अपने हैंड्स को क्लैप करा है, तो साउंड गई, वो टकरा के वापस आई है बेसिकली। तो ये तो आपके पास 2D आया, फिर से कह रहा हूँ ये 2D की वैल्यू आई है। तो डिस्टेंस को आपने क्या करना है, हाफ भी करना है। तो 1730 को 2 के साथ डिवाइड कर देना, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ 8 से जाएगा, 6 5 865 मीटर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ डिस्टेंस को आधा जरूर करना है आपने, चाहे यहाँ 2D ले लो, पहले लेना पहले ले लो, अगर पहले नहीं लेना है डिस्टेंस को निकाल लो, फिर लास्ट में उसको 2 के साथ डिवाइड कर देना, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स मैक्सिमम यही गलती करके आ रहे हैं एग्जाम्स में, इसको हाफ करना भूल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो ये था दोस्तों आपका चैप्टर साउंड। ठीक है, कोई डाउट आए तो आप मेरे को इस नंबर पे अगर मैसेज भेज सकते हो यहाँ भेज देना, मेल करनी है तो मेल कर देना, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना इस ग्रुप को, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली क्लास में हमने बेसिकली दोस्तों यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर को स्टार्ट करना है। एक ही क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब आपके 2 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं,
ठीक है, कौन कौन से? एक तो लाइट और साउंड, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया भी था, तो इन दो चैप्टर को तो बार बार इनकी अब रिवीजन करनी है तुम लोगों ने, इतना ही करना है। कोई सोर्स, कोई एनसीईआरटी, कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर जाना बस, इसी में से ही पेपर आएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है जी, चलो थैंक यू।